Hello everyone. In this video, we are going to discuss on previous year question of MCOM second semester. Subject is corporate tax, and this question is of VBU Hazaribagh. MCOM second sem. ये क्वेश्चन है 16-18 सेशन का, 16-18 सेशन का। हम लोग इस क्वेश्चन को अब एक बार देखते हैं। ये क्वेश्चन का जो पैटर्न हमारा होता है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है ट्रू एंड फॉल्स वाला, जहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है, एक स्टेटमेंट दिया होता है जो ट्रू है या फॉल्स, ये चीज़ हम लोग को बताना होता है। तो इसी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर का कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, हम लोग को क्या बताना है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इस स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स बताने से पहले हम लोग एक बार इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, एक बार उसको समझ लेते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में जनरल प्रोविजन क्या होता है कि हम एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी मनी अर्न किए, जो भी हमारा इनकम हुआ, इसका टैक्स हम लोग को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देना होता है। जैसे जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 होगा, इसका टैक्स हम लोग को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो 2020-21 है, 2021 जो है, इसमें पेड करना होता है। इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग क्या करते हैं, इनकम अर्न करते हैं। जो इनकम यहाँ पे अर्न किए, इसका टैक्स हम लोग को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देना होता है। यहाँ पे असेसमेंट होता है। ये जो फाइनेंशियल ईयर है 1920, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग इनकम अर्न किए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है जिसमें हम लोग टैक्स पे करते हैं, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो ये जनरल प्रोविजन है इससे रिलेटेड। अब यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, ये प्रीवियस ईयर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कब से कब तक का होता है, 1 अप्रैल 2019। जो हम एग्जाम्पल लें, अगर वहाँ पे देखें तो 1 अप्रैल 2019 से नेक्स्ट ईयर का 31 दिसंबर तक, ये पूरा जो पीरियड होगा, ये जो पूरा फाइनेंशियल ईयर है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये जनरल प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट का। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या इसका कुछ एक्सेप्शन है क्या? तो प्रैक्टिकली भी इसका कुछ एक्सेप्शन है, प्रोविजन भी है इसका एक्सेप्शन के बारे में। वो क्या एक्सेप्शन है, हम लोग ये समझ लेते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या है, मतलब यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्या था प्रोविजन, कि जो हमारा 1 अप्रैल 19 से लेके नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक, ये पूरा जो 12 मंथ होगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे, इस पूरे पीरियड को बोलेंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये हमारा जनरल प्रोविजन है। बट इसका जो एक्सेप्शन है, यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है, कि अगर कोई नया बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस का सेटअप हम स्टार्ट किए, तो जिस डेट से स्टार्ट किए, वहां से लेके नेक्स्ट ईयर का जो 31 मार्च होगा ना, वहां तक हम लोग उस पीरियड को बोलेंगे प्रीवियस ईयर। उस केस में जैसे अगर मान लेते हैं कोई बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2020 को, तो यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस ईयर होगा, फर्स्ट प्रीवियस ईयर, ये हो जाएगा 1 अक्टूबर 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, ये इसका एक्सेप्शन है। यहाँ पे हमारा 12 मंथ वाला बात नहीं हो रहा है। जो 12 मंथ का क्लाउज था कि प्रीवियस ईयर जो हमारा 12 मंथ का होता है, वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये हमारा किस डेट से किस डेट तक है, जिस डेट को हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ वहां से लेके नेक्स्ट ईयर का जो हमारा 31 मार्च है वहां तक। ठीक है, इसी तरह से अच्छा, ये अगर ऐसा रहा कि 1 जनवरी को हम स्टार्ट किए, 1 जनवरी 2020 को, तो ये हमारा, या 2021 को, तो हमारा जो प्रीवियस ईयर होगा, ये हमारा हो जाएगा 1 जनवरी 2021 से लेके 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, जो मार्च 31 आएगा, उसी वहाँ पे हमारा प्रीवियस ईयर एंड हो जाता है। ठीक है, ये था एक एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन इसका ये है कि अगर कोई बिजनेस हमारा ड्यूरिंग द ईयर क्लोज हो जा रहा है, जैसे कोई बिजनेस हमारा चल रहा था, वो हमारा क्या हुआ, 10
नवंबर को क्लोज हो जाता है, 10 नवंबर 2020 को। तो यहाँ पर हमारा जो प्रीवियस ईयर होगा ना, ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 से लेके 10th नवंबर 2020, ठीक है? ये हमारा एक्सेप्शन है। ये 2 केस जो हम लोग स्टडी किए हैं, 2 केस जो अभी समझे, एक क्या था जहाँ पे हम नया बिज़नेस सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे नया बिज़नेस सेटअप स्टार्ट किए, और दूसरा केस क्या था जहाँ पे कोई बिज़नेस हमारा शट डाउन हो जा रहा है, ठीक है? तो ये 2 एक्सेप्शन है जहाँ प्रीवियस ईयर का, जहाँ पे हमारा प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स का नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है? फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, देयर इज नो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है ही नहीं प्रीवियस ईयर का। बट क्या है एक्चुअल में, देयर आर 2 एक्सेप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, वेयर प्रीवियस ईयर इज नॉट ऑफ 12 मंथ्स। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम लोग समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ नॉन रेसिडेंट इज वन हु गेट्स इनकम इन फॉरेन। ये स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि नॉन रेसिडेंट हम लोग उसको बोलते हैं जो इनकम फॉरेन में रिसीव किया हो, ठीक? इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है, नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजन, ये कौन सा टॉपिक से रिलेटेड है, रेसिडेंशियल स्टेटस टॉपिक से, ठीक है? और ये हमारा कवर कहाँ पे है, कौन सा सेक्शन में? ये कवर है हमारा सेक्शन 6 में, ठीक है? सेक्शन 6 में रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में दिया हुआ है प्रोविजन। वहाँ पे क्या प्रोविजन है कि जो हमारा पर्सन है ना, एसएससी है, ये हमारा रेसिडेंट हो सकता है, नॉन रेसिडेंट हो सकता है, ठीक है? और उसके लिए कैसे ये डिटरमाइन होता है रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा, अगर हम लोग उस सेक्शन को रीड करेंगे या रिकॉल करते हैं, तो हम लोग को पता है कि वहाँ पे एक तो हम लोग इंडिविजुअल निकालते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, इसी तरह से एचयूएफ का निकलता है, पार्टनरशिप फर्म का निकलता है, कंपनीज का निकलता है, और अदर पर्सन का निकलता है। तो वहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने का जो बेसिस होता है ना, वो ये बेसिस नहीं है। ये बेसिस कहने का मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या बेसिस दिया हुआ है कि इनकम कोई एसएससी कहाँ पे रिसीव किया, उसके बेसिस पे डिसाइड हम यहाँ पे बोल रहा है करने के लिए, कि उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। ऐसा प्रोविजन नहीं, वहाँ पे प्रोविजन क्या है कि कोई पर्सन, अगर इंडिविजुअल के केस में हम लोग देखें, कोई पर्सन इंडिया में कितने डेज स्टे किया है, जैसे 180 डेज का जो क्लाउज वहाँ पे है, ठीक है? तो कितने डेज स्टे कर रहा है, इसके बेसिस पे हम लोग उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करते हैं, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में। फर्म और कंपनी के केस में उसका मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, ठीक है? तो जो भी है, जो भी यहाँ पे है, बट ये ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो इनकम कहाँ पे रिसीव कर रहा है उसके बेसिस पे डिसाइड हो। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा इनकरेक्ट है। यहाँ पे क्या होगा, कोई पर्सन जो फॉरेन में इनकम रिसीव किया, ही कैन बी आल्सो रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा ऐसा भी केस हो सकता है कि अ पर्सन रिसीविंग इनकम इन इंडिया, आफ्टर दैट ही कैन बी अ नॉन रेसिडेंट, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारा जो बेसिस है ना, ये कहाँ पे कोई पर्सन इनकम रिसीव किया, कोई एसएससी कहाँ पे इनकम रिसीव किया, उसके बेसिस पे हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस चेक नहीं करते, ठीक है? तो ये जो स्टेटमेंट था ये हमारा इनकरेक्ट था। स्टेटमेंट दिया हुआ था, नॉन रेसिडेंट इज वन हु गेट्स इनकम इन फॉरेन। नॉन रेसिडेंट उसको बोलेंगे जो फॉरेन में इनकम रिसीव किया है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, पेंशन टू गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पेंशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन मिलता है ना, वो इनकम टैक्स, उस पे इनकम टैक्स नहीं लगता, वो एग्जेम्प्ट इनकम टैक्स है। ये यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो फिर इसका आंसर करने से पहले हम लोग एक बार प्रोविजन समझ लेते हैं। प्रोविजन क्या होता है पेंशन के बारे में, पेंशन के बारे में क्या प्रोविजन है। सबसे पहले पेंशन होता क्या है, जो हम लोग को पीरियोडिकल पेमेंट मिलता है एम्प्लॉयर से आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम जॉब। रिटायर करने के बाद जो हम लोग को पेमेंट मिलता है, एक एम्प्लॉय को जो पेमेंट मिलता है फ्रॉम एम्प्लॉयर, ठीक है? ये हमारा हो गया पीरियोडिकल पेमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, उसको हम लोग बोलते हैं पेंशन। अब यहाँ पेंशन के केस में क्या होता है, पेंशन हमारा दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है अनकम्यूटेड पेंशन,
दूसरा जो होता है ये होता है कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब ये होगा मिलेगा बिना कम्यूटेड, हम लोग को मिल जाता है, हर एक पीरियड में मिलते जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग ये चीज़ देखें ना, आसपास में भी हम लोग देखे होंगे, अगल बगल में भी सुनते हैं कि किसी पर्सन को पेंशन मिलते रहता है मंथली, वो हमारा है अन जो मंथली पेंशन बोलते हैं। इसके लिए प्रोविजन क्या है, ये हर एक केस में मंथली पेंशन जो मिलता है ये हर एक के लिए टैक्सेबल है फॉर ऑल एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय के लिए है, वेदर ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में टैक्सेबल है। अनकम्यूटेड पेंशन मतलब जो मंथली पेंशन मिलता है उस पे हर एक को टैक्स दे। कम्यूटेड पेंशन से रिलेटेड प्रोविजन क्या है, यहाँ पे प्रोविजन ये है कि ये देखना हम लोग को पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो कम्यूटेड पेंशन कहने का मतलब ये हो गया, पहले एक बार ये भी समझ लेते हैं कम्यूटेड पेंशन क्या होता है। कि कोई एम्प्लॉय क्या किया ना, अपने एम्प्लॉयर से बात कर लिया कि तुम हमको मंथली 1000 रुपये मत दो, हम उसके बदले एक साथ ही हमको जो पेमेंट मिला दे दो। ठीक है, तो इस टाइप का जो पेमेंट रिसीव होता है ना उसको बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। वो कम्यूट करवा लिया, ठीक है, सारा कम्युलेट करवा के एक ही बार में वो पेमेंट ले लिया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। इसके लिए क्या प्रोविजन है, यहाँ पे हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जो इम्प्लॉई है ना वो गवर्नमेंट इम्प्लॉई है या गवर्नमेंट इम्प्लॉई है। अगर इम्प्लॉई है तो उसके केस पेंशन जो होता है ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। नॉन गवर्नमेंट के केस में कुछ प्रोविजन पे एग्जेम्प्ट है। ठीक है, जिस जिस प्रोविजन पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे। ये जो टैक्सेशन का बात था, ठीक है, उसका प्रोविजन। क्या हम डिवाइस से समझ गए, ये समझे कि पेंशन जो दूसरा हो सकता है, अनलिमिटेड पेंशन, दूसरा अनलिमिटेड पेंशन। का क्या जो मंथली मिला टैक्सेबल होता है हर एक एम्प्लॉय के केस में, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन एम्प्लॉय, मतलब जो मिला हर एक एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होता है। कम्यूटेड पेंशन के केस में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट नॉन तो उसको मिलेगा उसके कुछ प्रोविजन बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग इसका आंसर देने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, पेंशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। जो पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है ना वो उस पे वो एग्जेम्प्ट होता है इनकम टैक्स से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये जो पेंशन बोल रहा है ना ये अनकम्यूटेड का बात कर रहा है या कम्यूटेड पेंशन का बात कर रहा है। तो पेंशन जब हम लोग बोलते हैं ना तो इसका मतलब हुआ मंथली पेंशन जो हम लोग को एवरी मंथ मिलता है, मतलब ये अनकम्यूटेड पेंशन का बात कर रहा है। ठीक है, और जो अनकम्यूटेड पेंशन के बारे में क्या प्रोविजन है, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, ये सभी के केस में टैक्सेबल होता है। ठीक है, वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में भी एग्जेम्प्ट होगा। ज़्यादा बेटर ये होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन का जब हम लोग आंसर दे रहे हैं ना तो इस टाइप का एक प्रोविजन वहाँ पे नीचे बता दें कि हम इस बेसिस पे बता रहे हैं, हमारा ये बेसिस है। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम इसका आंसर नो कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या था, डिप्रिसिएशन इज अ कैपिटल लॉस। डिप्रिसिएशन जो ये कैपिटल है, नहीं ये रॉन्ग है। ठीक है, डिप्रिसिएशन हमारा रेवेन्यू नेचर का लॉस है ना, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, तो रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। आगे क्या बोल रहा है, जो इसके नेक्स्ट का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड इज ओनली टू अर्न प्रॉफिट। ट्रेड का जो ऑब्जेक्ट होता है ना ये केवल प्रॉफिट अर्न करना होता है। प्रॉफिट अर्न करना ना ट्रेड का एक ऑब्जेक्टिव जरूर होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जरूर होता है, मेन ऑब्जेक्टिव जरूर होता है, बट ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। यहाँ पे सेंटेंस क्या वर्ड क्या यूज कर रहा है, ओनली ऑब्जेक्टिव। मतलब ट्रेड जो होता है, ट्रेडिंग जो होता है ना उसका केवल एक ही ऑब्जेक्ट होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है ये हमारा फॉल्स है, बिकॉज देयर इज not like that object of trade is only to earn profit, there are also certain other objective जिसको हम लोग सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, एफ नंबर, इसको एक बार हम लोग देखते हैं।
स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ सरचार्ज इज 10% इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी के केस में जो सरचार्ज का रेट होता है ना वो 10% है। ये यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इससे रिलेटेड प्रोविजन जो है सरचार्ज का जो रेट है, एक बार हम लोग इसको नोट कर ले रहे हैं। सरचार्ज इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ कंपनी के केस में सरचार्ज किस रेट से लगता है, इसको हम लोग एक बार नोट डाउन कर ले रहे हैं। एक हमारा हो गया डोमेस्टिक कंपनी, दूसरा हो गया फॉरेन कंपनी। यहाँ पे अगर टोटल इनकम हम लोग देखें, टोटल इनकम अगर 10 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, 10 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, 10 करोड़ प्लस इनकम है, तो डोमेस्टिक कंपनी के साथ रेट होता है 12%। चार्ज रेट ये होता है 12% और कंपनी में जो होगा 8%। कब इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा हो गया, अगर किसी कंपनी का इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो उसको किस रेट से सरचार्ज देना पड़ेगा, ये हम लोग देख लेंगे। सबसे ये देखेंगे कि वो डोमेस्टिक कंपनी है या अगर डोमेस्टिक 8% रेट है, फॉरेन कंपनी तो 5%। उसके बाद अगर इनकम 1 करोड़ बट आपका क्या, ठीक है 10 करोड़, 10 करोड़ तो ले एक करोड़ से ज़्यादा उसका इनकम की कंपनी, तो अगर फॉरेन कंपनी है तो 2% रेट से चार्ज देना होगा, डोमेस्टिक कंपनी है तो 7% रेट चार्ज होता है। तो ये सरकार है, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग इसका आंसर करेंगे। ये भी स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि 10% तो कभी है ही नहीं। 2% और 5% इसका क्या क्लाउज है, कब 2% और 5 ये हम लोग नोट करें। कब लगेगा, अगर इनकम उठ जाएगा 5% का, अगर 10 उठ जाएगा। क्वेश्चन में स्टेटमेंट की फॉरेन कंपनी के इसमें सरचार्ज का रेट 10% होता है, तो ये इनकरेक्ट है। ये जो आगे इसके जो नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है 80L वाला प्रोविजन, ये अब हमारे लिए इरिलेवेंट हो चुका है, ठीक है। इसको अभी हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि अब ये 80L ना हट चुका है, सेक्शन 80L डिलीट हो चुका है, इनकम टैक्स एक्ट से हटा दिया गया इसको। वैसे भी ये जिस टाइम सेक्शन होता था ना उस टाइम अ कंपनी एसएससी कंपनी एसएससी अवेलेबल डिडक्शन अंडर 80L, ठीक है। एक कंपनी एसएससी के लिए 80L का डिडक्शन होता है, ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट बोल रहा था, उस टाइम ये इनकरेक्ट था, ठीक है, क्योंकि जो प्रोविजन था ना ये कंपनीज के लिए नहीं था, इंडिविजुअल के लिए था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, टैक्स इवेजन जो है ये पनिशेबल क्राइम है। टैक्स इवेजन पनिशेबल क्राइम है। तो इससे रिलेटेड हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग, ये सबसे रिलेटेड। एक बार फिर से हम लोग उसको यहाँ पे नोट डाउन कर ले रहे हैं। जो टैक्स प्लानिंग होता है ना, ये हमारा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बेनिफिट है, डिडक्शन है, एग्जाम्पशन है, उसका बेनिफिट लेते हैं। फिर एक होता है टैक्स इवेजन और एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इवेजन करते हैं, गलत तरह से डिडक्शन ले लेते हैं, जिस चीज का डिडक्शन हमको नहीं है ना, हम लोग फिर भी उसका डिडक्शन ले लिए, ठीक है। तो ये जो है ना ये पनिशेबल क्राइम है, ये हमारा पनिशेबल क्राइम है। इसके लिए हम लोग को पनिशमेंट मिल सकता है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है। एसएससी के अगेंस्ट, एसएससी टैक्स भेज रहा है तो उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जा सकता है, वो पनिशमेंट दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये पनिशेबल क्राइम हमारा ट्रू है। टैक्स अवॉइडेंस होता है, यहाँ टैक्स हम लोग अवॉइड करते हैं, जो लॉ का लॉफुल होता है ना उसका बेनिफिट लेके, ठीक है। ये पनिशेबल लेकिन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग लॉ को ब्रेक नहीं करते हैं। ये गलत चीज, इमोरल चीज है, यहाँ पे हम लोग लॉ को ब्रेक नहीं करते हैं, इसलिए इसके लिए हम लोग को पनिशमेंट नहीं मिलता है। बट यहाँ पे हम लोग को क्या पूछ रहा था, हम लोग से क्या पूछा जा रहा था, टैक्स इवेजन इज अ पनिशेबल, ठीक है। टैक्स इवेजन जो है ये पनिशेबल है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, टैक्स मैनेजमेंट इज द नेक्स्ट स्टेप टू, ये भी ट्रू है, ठीक है। टैक्स मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया, जो हम लोग कंप्लायंस करते हैं, टैक्स का जो कंप्लायंस करते हैं, ये सबसे रिलेटेड वीडियो हम पहले बना चुके हैं। एक बार अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो वहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है। टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, ये सबसे रिलेटेड वीडियो बना हुआ है। आगे का इसका क्वेश्चन क्या है, आगे का स्टेटमेंट क्या है, इसी, अच्छा एक चीज और, इससे ये फिर जो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द टैक्स प्लानिंग स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, ये भी कोई इससे रिलेटेड वीडियो ये ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक जो हमारा स्टेटमेंट वाला बच गया, ट्रू फॉल्स वाला, वो क्या बोल रहा है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स बोथ आर सेम, दोनों एक ही चीज होता है, यहाँ पे ये बोल रहा है। एक बार पहले हम लोग ये दोनों टर्म को समझ लेते हैं, दोनों टर्म होता है क्या। एक हमारा टर्म क्या है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, और दूसरा बोल रहा है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ने का हो गया कि इनिशियल बर्डन टैक्स का किस पे आ रहा है,
इनिशियल टैक्स जिस पे आ रहा है उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ इनिशियल बर्डन। और इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहने का मतलब होता है कि उसको फाइनली बियर कौन कर रहा है, फाइनल इम्पैक्ट किस पे आ रहा है, फाइनल इम्पैक्ट। इसको हम लोग एक बार एग्जांपल से समझते हैं। अगर जीएसटी के केस में हम लोग बात करें, जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस होता है, इसका ना इम्पैक्ट ऑफ टैक्स सबसे पहले सप्लायर पे आता है, सप्लायर पे आता है। इनिशियल बर्डन कहने का मतलब ये हो गया जो उसको इनिशियली पेड कर रहा है। तो जीएसटी को इनिशियली पेड कौन करता है, सप्लायर, ठीक है। तो इनिशियली जिस जो पेड करता है ना उसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कहने का मतलब हो गया जिस जिस पे इनिशियली बर्डन आ रहा है। दूसरा वर्ड क्या यूज किया हुआ था, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहने का मतलब हो गया फाइनल इम्पैक्ट उसका किस पे आ रहा है, फाइनली उस टैक्स को कौन बियर कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ये दोनों अलग अलग टर्म है, ठीक है। जैसे जीएसटी के केस में अगर देखें तो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स सप्लायर पे आता है, मतलब इनिशियली उसको पेड कौन करता है, सप्लायर, बट फाइनल बर्डन जो इसका है ना ये कस्टमर पे आता है, कस्टमर को फाइनली ये बियर करना पड़ता है। जीएसटी फाइनली पेड कौन करता है, सप्लायर तो पेड कर दिया गवर्नमेंट को, बट फाइनली उसको पेड किसके पॉकेट से वो जा रहा है, कस्टमर के पॉकेट से, क्योंकि सप्लायर फिर क्या किया, गवर्नमेंट को तो पेड कर दिया और वो कस्टमर से कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स जो है ये किस पे आया, सप्लायर पे, जीएसटी के केस में, और इंसिडेंस ऑफ टैक्स किस पे आया, कस्टमर पे, ठीक। तो ये चीज था इंसिडेंस और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, ये दोनों अलग अलग टर्म है। इम्पैक्ट ऑफ इंसिडेंट, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कहने का मतलब जिसपे इनिशियली बर्डन आया, जो इनिशियली उसको पेड किया, और इंसिडेंस कहने का मतलब फाइनल बर्डन किस पे आया, फाइनल इम्पैक्ट किस पे आया, कौन फाइनली उसको पेड कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म जो है दोनों डिफरेंट टर्म है, बोथ आर नॉट सेम। इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ सेम बोथ आर डिफरेंट टर्म, ठीक है। तो ये हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेम बोल रहा है, मतलब ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फॉल्स है। तो ये हमारा था आज हम लोग इस वीडियो में जो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट, ये ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन था, ये सारा क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद जो टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन है, टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड टॉपिक पर, इससे इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो पहले से बना हुआ है, तो इससे रिलेटेड तो वीडियो हम नहीं बनाएंगे फिर से, ठीक है। जो